के कल ग्रुप में मैसेज भेजा था कि आप लोगों को जीओसी पढ़नी पड़ेगी। तो देखो मैं सीधा बोल रही हूँ, यहाँ पे जिसको जीओसी आती है उसी को ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक जीओसी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, वैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको जीओसी का बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज वो बहुत टाइम लेगा अदरवाइज। तो आई होप आपने वो की होंगी चीजें, सो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनिक पढ़ने का, अदरवाइज नहीं है। मैं इनडायरेक्ट तो कोई चीज नहीं बोलती तुम लोगों को। सो यस, ऑर्गेनिक GOC, basic concepts of general organic chemistry will be required. ठीक है, so this is your first chapter of grade 12 organic haloalkanes and haloarenes. So good evening. अभी आप NCERT नहीं पढ़ेंगे इसकी, आप NCERT तब पढ़ेंगे इसकी जब मैं आप लोगों को बोलूंगी खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम NCERT। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक दे रखा है, उतना बेसिक हम अगर जेई के लिए करेंगे तो हमसे शायद क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है आप सभी को? यस मैम। तो एनसीईआरटी आपको तब अच्छी लगेगी जब आप एक बार ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, हाँ, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगी, एक मॉड्यूल दूंगी पढ़ने के लिए। तो जो मैं टॉपिक कराते जाऊं उसी मॉड्यूल में से वो टॉपिक उठा के आप पढ़ सकते हो थ्योरी के लिए, राइट? क्योंकि इसके लिए बुक भी है, बट वो बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि क्या कहते हैं, टाइम नहीं है तुम्हारे पास इतना। तो वो मॉड्यूल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, मतलब आप लोगों के ग्रुप में मैं आज ही भेज दूंगी आफ्टर द क्लास। तो वो जो ग्रुप में थ्योरी है वो उसी बुक से, बुक का नाम है PY ब्रूस, बड़ी अच्छी बुक है। तो उसी बुक का थ्योरी ही उसी मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट इन अ कंसाइज मैनर, है ना, जितनी काम की चीज है उतना ही लिखा हुआ है। तो आप थ्योरी को वहां से पढ़ सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगी और जो मैं आप लोगों को दूंगी। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ऑर्गेनिक जो मैं दूंगी बस वही करना है, बस दैट्स इट। अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाओगे कि मैम ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं, क्योंकि एक अलग तरीका होगा मेरे को ऑर्गेनिक करवाने का। ठीक है, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में ये नहीं कह रही नहीं पढ़नी है, वो पढ़नी है, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा तुम लोगों को, लेकिन वो तब पढ़नी है वंस द चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, चलिए, सो मैं स्टार्ट करती हूँ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, मेन ये टॉपिक रहेंगे। बट उसके अलावा हम थोड़ा आगे पीछे भी घूमेंगे, लाइक क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम हेलाइड्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ हेलाइड, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, सॉल्वेंट कितने टाइप के हैं, और लिविंग ग्रुप। मतलब ये चार ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, अब हेलोएल्केन का तुमने एल्केन तो सुना होगा ना, एल्केन तुमने सुना है। मान लो सबसे सिंपल एल्केन मैं ले लेती हूँ मीथेन। तो जब आप इसमें से एक एच हटा के एक्स लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इथाइल हैलाइड बन जाएगा। और इसी को ही आप क्या बोलो, हेलोएल्केन तो बोल रहे हो। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब आपको पता ही है कार्बन सिंगल बॉन्ड, है कि ना? बोलो। यस मैम। हेलोअरीन्स किसको बोल रहे हैं, ये क्या है तुम्हारा बेंजीन रिंग है। यहाँ से एक एच को हटाओ और एक्स बना दो तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, हेलो बेंजीन बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। इस चैप्टर का तुम नाम हेलोएल्केन या हेलोएरीन्स बोल दो, या अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बोल दो, बात बदलेगी। एराइल रिंग ये हो गई और हैलाइड यानी हेलोजन ये हो गया, समझ रहे हो? तो यही है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, राइट? सो बेसिकली अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं, वेटेज तो बहुत ज्यादा तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें दिखेगा कि एक एक क्वेश्चन ही आ रहा है। अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है पर शिफ्ट में। बट क्योंकि ऑर्गेनिक एक, मैं आपको फिर बोल रही हूँ,
अगर किसी ने अब क्योंकि अब अपना अक्टूबर के लगा लो 20 दिन रह गए हैं, है ना, जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊंगी तुम लोगों की, बिकॉज वो लगानी पड़ेगी, उसके बिना तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 7 दिसंबर की डेडलाइन है आप लोगों को सिलेबस करवाने की, तो मुझे 7 दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है। सो उसके बीच में यस एक्स्ट्रा क्लासेस मैं लूंगी, बिल्कुल लूंगी। एक मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ठीक फील करी, मतलब अगर मुझे ठीक फील हुआ तो मैं कल लगाऊंगी 3 से 4:30, नहीं तो फिर कोई और ऑफ डे होगा तो उसमें लगाऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आता है, तो मैम इतना क्यों हमें लाइक ऑर्गेनिक का फिर वो हो रखा है, एक ही क्वेश्चन तो आ रहा है। बात ये है कि ऑर्गेनिक एक ऐसी ब्रांच है जहां पे एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि प्योरली एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सारे चैप्टर को मिला के क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। मान लो हेलोल्केन एंड हेलोइनिन का क्वेश्चन जीओसी के साथ दे दिया, हेलोल्केन एंड हेलोइनिन का क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के साथ दे दिया, हेलोल्केन एंड हेलोइनिन का क्वेश्चन अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन इनके साथ दे दिया, तो मिक्स होके सवाल आते हैं। अगर तुमने मान लो हेलोल्केन हेलोइनिन पढ़ लिया अच्छे से तो तुम डायरेक्ट सवाल तो कर दोगे, लेकिन अगर मान लो मैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा रही हूँ और तुमने वो नहीं किया और आ गया क्वेश्चन वैसा, तो तुम क्या करोगे, वो छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में चाह कर भी तुम लोगों को छुड़वा नहीं सकती हूँ, मुझे सारे ही करवाने पड़ेंगे। बट मैं थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्गेनिक कराऊंगी कि जो पेपर में आएगा मैं सिर्फ वही करवाऊंगी, आगे पीछे का डिस्कशन में ज्यादा नहीं करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। देखो, कुछ ऑर्गेनिक में तुम ना और सारे बच्चे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अंट शंट तुम बना लोगे। देखो, कुछ ऑर्गेनिक में कुछ जनरल टर्म्स यूज होती हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तुम बार बार सुनोगे, सबस्ट्रेट का नाम सुनोगे, तुम रिएजेंट का नाम सुनोगे, तुम सॉल्वेंट का नाम सुनोगे, ये शब्द तुम सुनते जाओगे। ठीक है। सबस्ट्रेट को आप रिएक्टेंट भी बोलते हो। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट बेसिकली क्या करता है, एक मीडियम है ना। बेसिकली सॉल्वेंट एक मीडियम है जो कि बेसिकली क्या करता है एक जरिया है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में क्या हो सके, रिएक्शन हो सके, या मीडियम टू कैरी आउट द रिएक्शन, रिएक्शन को कराने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट पे आज मैं चर्चा करूंगी, टॉपिक है ना टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट भाई तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है भाई, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, देखो एक सिंपल से अगर मैं रिएक्शन लिखूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कार्बोनिल, ये तुम्हारा एसीटोन है, राइट। सो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पता है सबको, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब आपको क्या करना है ना, हर रिएक्शन में आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना है, एक इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना और एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोडेंसिटी, यस और नो? यस मैम। यस। ये जो तरफ खींचेगा, जैसे ही अगर इलेक्ट्रोडेंसिटी खींच रहा है इससे, तो इस कार्बन को तो बेचारे को क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे H+ और Cn नेगेटिव है, ये इस पे जाके क्या करेगा, अटैक। तो तुम्हें दिख रहा है कि जब भी मैं कोई रिएक्शन तुम्हें करवाऊंगी, एक वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। एरो की मूवमेंट हम कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, जो एरो की मूवमेंट हम दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और किसके पास जाएगा, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैम ऐसे कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगी, उसकी टेंशन तो नहीं लो। तो इस रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है।
जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर रिएक्शन में सॉल्वेंट दिया जाएगा, कई केस में तो ऐसा होता है कि सॉल्वेंट ही बिहेव कर जाता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वो हम आगे बात करेंगे, समझ रहे हो। तो बार बार आपको सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट का नाम सुनने को मिलेगा, थोड़ा आपको कैच करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है एल्काइल हैलाइड, है ना, एराइल हैलाइड, तो हम हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की, फिर मैं बात करूंगी एलाइलिक हैलाइड की। इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे। अब आपका जो जो मेन जो काम होगा, जैसे अब आप लोगों शायद प्रीवियस वाला भी रिवाइज कर रहे होंगे, है ना, अपने चैप्टर्स रिवाइज करते रहेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन ध्यान रखना है कि उनके चक्कर में ऑर्गेनिक को आपको क्या नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, स्कूल जाते हैं आप लोग, कुछ बच्चे छुट्टी लेते हैं, जो छुट्टी लेते हैं उनके पास तो देखो पूरा पूरा टाइम होता है। जो बच्चे छुट्टी नहीं लेते या कम छुट्टी लेते हैं, हफ्ते में एक लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप अपने नोट्स हैबिट डाल लो कि मुझे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के नोट्स तो क्लास में लेके स्कूल में लेके जाने ही जाने, आप समझ रहे हो। और स्कूल में बैठ के रिवाइज करोगे, जो जो ऑर्गेनिक में चीजें होंगी, जो जो मैं मैकेनिज्म आप लोगों को लिखवाऊंगी, अपनी रफ नोटबुक लेना और स्कूल में लिखने लग जाना। कोई पीरियड तो आपका वैकेंट हो सकता है चला जाए दिन भर में, आप समझ रहे हो। तो आपको जो स्कूल में टाइम मिलता है, देखो अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम ऑर्गेनिक में सफल हो जाओगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे अपने बालों को नोचोगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा मैंने देखा है बच्चों को करते। सो इसीलिए मेरे कहे गए रास्ते पे चलोगे तो कुछ नंबर तुम्हें ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो तुम 20-25 मिनट ट्राई करना अपने स्कूल में, ऑर्गेनिक पढ़ लो, क्लास नोट्स अपने रात को ही बैग में डाल लिया करो। अगर मान लो समय नहीं मिलता है रिवाइज करने का तो पक्का लेके जाओगे स्कूल में, कम से कम ये होगा कि डेली बेसिस पे तुम ऑर्गेनिक का रिवाइज तो कर रहे हो, समझ रहे हो। चलिए, और मैं क्लास में लास्ट के 5 से 7 मिनट छोड़ूंगी, 5 से 7 मिनट में मैं जितना पूरा मैंने करवाया है उस पर्टिकुलर सवा घंटे में वो मैं तुम्हें रिवाइज करवा के भेजूंगी, ठीक है। बस तुम्हें मेरा साथ देना है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, आगे आइए। सबसे पहले मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूंगी। तो एल्काइल हैलाइड में देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा बताओ भाई। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, 1 डिग्री लगाते हैं। आपको ये देखना है कि जो हेलोजन, एक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको ये देखना है हेलोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राइमरी बोला गया है, ठीक है। बोलो यस मैम। यस मैम। एक्स, हाँ ये बेटा आपको आना चाहिए। ये वाला हेलोजन देख, ये वाला हेलोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। राइट। वैलेंसी तुम अपने तरफ अब मतलब अपने हिसाब से पूरी कर लेना कार्बन की, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, X है। अब देखो जो X के साथ वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है दिव्या, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर हुआ, ये चीज हुआ क्लियर, बोलो यस मैम। यस मैम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होती है, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एलाइल, विनाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के तुम्हारे फर्स्ट पेज पे ये नाम लिखे हुए हैं, बट अभी मत देखना, अभी ये समझ लो जो मैं बोल रही हूँ। एलाइलिक क्या होता है बेटा, एलाइलिक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हेलोजन लगा होता है, मतलब डबल बॉन्ड मिलेगा तुम्हें, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या दिख रहा है सबको, ये वाला कार्बन sp3 है, और उस sp3 कार्बन के साथ हेलोजन अगर लगा हुआ है
तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन हम बोलेंगे। जैसे ये वाला कार्बन, इधर देखो, ये वाला कार्बन भी क्या है, एलाइलिक कार्बन है। कैसे, इधर देखो, ये C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के साथ वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, और उसके ऊपर तुम अगर हेलोजन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ठीक है बात? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद विनाइलिक हैलाइड, इधर देखो, विनाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हेलोजन लगा दिया मैंने, मतलब sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है हेलोजन, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड बोल रहे हैं, विनाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे sp3 से अटैच था, यहाँ पे sp2 से, याद कर लेना, पेपर में आ चुका है JEE 2023 में। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा विनाइल हैलाइड हो गया। ठीक है, सो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एलाइलिक कहलाएगी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, विनाइलिक कहलाएगी। क्या तुम्हें एल्काइल हैलाइड, एलाइल, विनाइल का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. सुखजीत, हरमीत, मनप्रीत, मनप्रीत आई है क्या, मनप्रीत? ये तो लड़के चलते हैं, एक मिनट रुको बच्चों। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, एक आता है इंपॉर्टेंट, बेंजाइल हैलाइड। बेटा क्या आता है, बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन बनाओ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इससे कार्बन अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला जो कार्बन बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, वो होता है बेंजाइलिक कार्बन। क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन। और उसके साथ जो हेलोजन जुड़ा होता है वो होता है, उसका नाम हो जाता है फिर बेंजाइलिक हैलाइड। अगर मान लो यहाँ पे Br है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बोलोगे। ठीक है जी। अच्छा, एक होता है अपना एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट ही हेलोजन अटैच है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, एराइल हैलाइड। ये रिंग को मैं क्या बोल रही हूँ, एराइल, और ये एक्स हेलोजन है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, पक्का ma'am. पहचान लोगे, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये सब जीओसी में तुम पढ़ते हो, बट मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं आता तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी पूरे 2.5 महीने तक, राइट? सो यस, न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूंगी तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, देने के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मान लो एक मैं हूं और एक मान लो सौम्या है, ठीक है, मेरे पास मान लो पैसे नहीं है, बट सौम्या के पास है, एक्स्ट्रा है, उसको खुद का खर्चा करने के लिए भी उसके पास पैसे हैं, और किसी की अगर हेल्प करनी है तो भी उसके पास है, तो उसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो वो मुझे दे सकती है। तो सौम्या विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, और मेरे पास नहीं है तो आई विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट? सो न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि उस पर कोई चार्ज हो, और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं,
और ये हमेशा लुईस बेस होंगे। लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही लुईस बेस बोला जाता है। जैसे कौन कौन है, मैं आपको वो लिखवा रही हूँ जो आपके पूरे ऑर्गेनिक में काम आएंगे, ताकि आज आप रात को बैठ के या कल इनको रिवाइज करो, ठीक है। चलिए, जो कौन कौन से यूज होंगे? Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव याद करो भी मेरे साथ। ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव नहीं है बेटा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपको लग रहा होगा Cn नेगेटिव नाइट्रोजन पे, बट नहीं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। हमने किया भी था उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब मैं तुम्हें एम्बिडेंटेट लिगेंड्स करा रही थी। OH नेगेटिव भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। सारे हेलोजन्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे क्या है तुम्हारे? न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है ना। या फिर इसके अलावा ये एल्कीन जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। एल्काइन हो गया, ये भी क्या है? इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगी? बिहेव करेगी। आपका अमीन हो गया, RNH2 है ना। R इज योर एल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप, तो ये भी इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक में काम में आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं होने का क्या मतलब है? हो सकता है कि उनके पास ऑक्टेट ही उनका कंप्लीट ना हो, या फिर हो सकता है उनके पास खाली जगह हो लेने के लिए, जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, है ना, लेने के लिए वैकेंट डी या पी ऑर्बिटल हो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. और ये कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं। और हाँ, एक और चीज, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे दिखाते हैं इन जनरल, ये न्यूक्लियोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा बस वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। और ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। चलिए, अब इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन आ जाएंगे? आइए बेटा, Cl+, ठीक है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये काफी अच्छे। मैं वो इलेक्ट्रोफाइल आपको लिखवा रही हूँ जो पूरे ऑर्गेनिक में तुम्हारे काम में आएंगे। NO2+, नाइट्रोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? देखना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, क्या आएगा? भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, आजा आजा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचेगा। जैसे सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से कौन आएगा? इसके पास न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। और कौन कौन से हैं? BF3, BF3 भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है। हरमीत जी, करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुखजीत, सुहानी जी, ये करने पड़ेंगी ये चीजें। बोरोन के पास क्या है? देखो एक बार, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी है, तो मतलब इसके पास क्या है? खाली पी ऑर्बिटल पड़ी है ना, खाली पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना। देखना, बोरोन का क्या होता है बेटा? 5 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p1, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइड कर गया तो एक खाली पड़ी है कि नहीं पड़ी? मैम पड़ी है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अपना पैसा डाल सकता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बैंगन आलू गाजर इनथैलम, राइट। तो बोरोन की फैमिली का ही है ये, तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके अलावा
अगर मान लो एल्काइल ग्रुप पे, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ये तो मैंने मिथाइल लिया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि आप पढ़ के भी आए हो जीओसी में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे कार्बोटाइन कार्बोटाइन, तो ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। उसके अलावा एक और इलेक्ट्रोफाइल है CCl2, कार्बीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि कार्बन के चारों तरफ देखो ना, दो 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 चार 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारा कम ही है इलेक्ट्रॉन की। तो ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जो पूरी ऑर्गेनिक में तुम लोगों के क्या होंगे, यूज होंगे। कल ट्राई करना कि सुबह ही दे दो अपना टेस्ट, वैसे ठीक है, क्योंकि अगर मेरी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो 3 बजे ही होगी। हो गया ये? Yes, Yes. ma'am. चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। आपको ये बताना है इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हैंड रेस करेंगे। प्रतीक, रविंदर, आकाश, अंशिका, आप बताओ। B option. बी ऑप्शन। भाई इसमें भी इससे आसान ऑर्गेनिक में कुछ है नहीं, मैं पहले बता रही हूँ। अब तुम देख लो तुम कितने ध्यान से सुन लो। हरमीत, आपका ध्यान का है कहाँ ध्यान है तुम्हारा? नहीं पढ़ना चाहती हो क्या तुम? और आकाश, तुम कहाँ हो? फिर बताया क्यों नहीं? क्या है इसमें सोचने का? सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो बचा क्या, BF3। सीधा बता दो, नहीं पढ़ना, ये तो तुम्हारे जेई में भी नहीं आएगा। फिर तुम यही बोलोगे ये तो करवा दिया ना मैंने। नहीं, नहीं करवाया। इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। मैं सच बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। जो 5-6 बच्चे पढ़ते हैं मैं दूसरे बैच में शिफ्ट कर दूंगी उनको। दिव्या, आप बताओ। A option. ठीक है, AlCl3। नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास और इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, सो यस, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में मैं दो बात करूंगी, दो सॉल्वेंट की। एक तो आपने बचपन में सुन रखी है आप लोगों ने, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। हाँ, जहां समझ में नहीं आ रहा वहां रोक दो मेरे को, जो भी दिक्कत आ रही है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं भाई? तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होता है, नॉन जीरो तो इसमें होता है। नॉन पोलर का मतलब जिसमें डायपोल मूवमेंट आपका जीरो होता है, जैसे CCl4 हो गया है ना, जैसे CS2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर। ये सब क्या है, नॉन पोलर है। पोलर सॉल्वेंट में दो कैटेगरी आती है, कौन कौन सी? पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तुमने पोलर तो सुना होगा, लेकिन शायद पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक नहीं सुना होगा। ये बहुत काम में आएंगे। बेसिकली आज मैं तुम्हें करवा ही वही रही हूँ जो आगे जाके तुम्हारे, मतलब जैसे जैसे मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगी वो तुम्हारे काम में आएंगे, राइट? तभी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ।
तो आज बेसिक करा रही हूँ, मतलब जो बेस तुम्हारा बन रहा है ऑर्गेनिक के लिए, तो जो भी मैं कराऊंगी आज वो सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ के आएंगे। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हुआ, देखो पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनमें जो हाइड्रोजन एटम होता है, प्रोटिक का मतलब प्रोटोन से है यानी कि हाइड्रोजन से है, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है बेटा वो किससे अटैच होता है, अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और आपको पता है, तुमने सुना होगा कि HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, सुना होगा लोअर क्लासेस में, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो बेसिकली ये जो H एटम है वो क्या बनाना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो। क्या ये चीज समझ में आई, सुना है ना तुमने, जैसे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, देखो, यस और नो, Yes, ma'am. समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जहां पे H एटम डज नॉट फॉर्म H बॉन्ड। क्लियर है ये वाली बात, अगर H बॉन्ड नहीं बना रहा है मतलब वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है। बोलो हाँ कि ना। Yes, अब मैम लिख लो इनको, अब मैम इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो हमें बता दो, पहले आप लिख लीजिए, देन मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं। पहले आप लिख लो सारे बच्चे। ma'am. ठीक है, आई होप जो आप लोगों की 2 क्लास नहीं लगी थी केमिस्ट्री की, तो आपने उस क्लास को यूटिलाइज किया होगा, है ना। चलिए Yes. आइए, अब देखो पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या है। मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो तुम्हारे काम में आएंगे और तुम्हें वही करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ऑर्गेनिक में वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं गाइड कर रही हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जाम्पल जैसे वाटर, बखूबी खूबसूरत एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपना। अल्कोहल, देखो इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। एसिड, और ये आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, सुना है ना तुम लोगों ने, मीथाइल, इथाइल, है ना, कुछ भी हो सकता है वो तुम्हारा, आइसोप्रोपाइल, राइट। अमोनिया हो गया, तो ये सारे क्या है तुम्हारे, और भी होते हैं बट ये मेन है तुम्हारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये तुम्हारे लिए नया होगा इस चैप्टर में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से, पहला लिखो, पहला लिखो एसीटोन, नाम भी लिखवा रही हूं मैं उसके, एसीटोन। दूसरा CH3Cl, दिस इज ऑल्सो, देख रहे हो हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, दिस इज एसीटोनाइट्राइल। क्या नाम है इसका, मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, वैसे इसका नाम एसीटोनाइट्राइल भी होता है, एसीटोनाइट्राइल भी होता है। तीसरा, अच्छा ओके, तुमने सुना है क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड सुना होगा तुमने लोअर क्लासेस में, और तुमने अमाइड भी सुना होगा। Yes, ma'am. अगर मैं इस 2H को हटा के, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मैं मीथाइल लगा दूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। समझ गए ना, पहले यहाँ पे 2H थे तो क्या नाम था उसका, फॉर्मामाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मामाइड। अगर 2H हटा के मैं मिथाइल लगा दूंगी तो नाम क्या बन जाएगा उसका, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये होता है DMF, सिर्फ पेपर में डायरेक्ट तुम्हें लिखा मिलेगा DMF, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। एक होता है DMSO,
डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल, सल्फोक्साइड का मतलब एसओ, ये होता है डीएमएसओ। डीएमएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, और फिफ्थ लिख लो ईथर। ईथर क्या होते हैं, आरओआर, ये भी क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो दिखाई दो ईथर। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा तुम्हारे 11 से हल्का फुल्का। हाँ अंचल। Yes, ma'am. मैम एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, वो बी या एस? कहाँ पे बेटा? मैम 4 वाले पे। डीएमएसओ बेटा, ये अच्छा नहीं, एस है, एस, ये बीच में कह रहे हो क्या? यस मैम। एस है, सल्फर है, ये सल्फर, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। यस मैम। हो गया? Yes, ma'am. Yes, babe. चलिए, उसके बाद ये तुम्हारा समरी चार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले हम बात कर, जूम कर लो इसको थोड़ा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी है। CH3COH कैसा पोलर है, प्रोटिक है। ठीक है, ये क्या है, HCO CH3 लिखने की जरूरत नहीं है, एस्टर है। पोलर तो है क्योंकि पोलैरिटी तो है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ए प्रोटिक है। जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। वाटर पोलर प्रोटिक है, अल्कोहल पोलर प्रोटिक है, एसीटोन अभी बताया है पोलर एप्रोटिक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पोलर एप्रोटिक है, ईथर पोलर एप्रोटिक है, बता दिया ना। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है, और इसके जो H जुड़े हुए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़े हुए, तो एप्रोटिक है। डीएमएफ पोलर एप्रोटिक है। ये क्या है, डीएमए क्या होता है, वैसे तो इसको तुम छोड़ सकते हो। डीएमए होता है डाइमिथाइल एसिटामाइड। देखो, ये होता है एसिटामाइड, दिस इज एसिटाइल ग्रुप CH3CO। तो 2H को अगर हटा दोगे और यहाँ पे 2H को हटा के बीथाइल लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो ये भी क्या है अपना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब समझ आ गई ना, जहां Yes. पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तुम लोगों को अपनी ऑर्गेनिक के लिए देना पड़ेगा। अब बात आते हैं सोल्वेशन पे। देखो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं NaCl का, ठीक है, अगर मैं बात करूं NaCl इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं NaCl को पोलर प्रोटिक यानी कि पानी में डाल दूं, तो तुम क्या देखते हो, NaCl को पानी में डालते घुल जाता है ना, वो डिसोल्व हो जाता है। Na plus and क्या Cl. होता है, देखो, सबसे मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ पानी का, तो Na+ है, Cl नेगेटिव है, तो पानी क्या करता है, बेसिकली इनको सेपरेट करता है ना। देखो ऐसे, इधर देखो, क्या करेगा, सेपरेट करके। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई। देखो, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। देखो, ठीक है,
मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत बेसिक चीजें मैं नहीं बता पाऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। देखो Na+ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो Yes, ma'am. जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता तो हम पार्शियल चार्जेस दिखाते हैं। ऐसे ही अगर मैं Cl- की बात करूं तो क्या होगा, देखो देख रहे हो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है, देखो ऐसे मैं ऊपर बना दूं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों, कि क्या दिख रहा है, नोट करके लिखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट कर रहा है किसको, बोथ कैटायन एंड एनायन। यस और नो, Yes, ma'am. सारे बच्चे सोचो। रविंदर, ठीक है, प्रतीक, दिव्या, प्लीज डोंट गिव मी थम्स अप, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड से। आकाश, हरलीन, सौम्या, नवजोत, अंशिका, जश्नुप्रीत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुहानी, Yes, आप दे रही हो कि नहीं दे रही हो, विवेक, डिम्पल, प्रिंस, यदविंदर गिल, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा रही है। तो वोटर वोटर ने क्या किया, Na+ और Cl- के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक किया और खुद बेसिकली इसकी तरह मतलब क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसी सेम चीज मैंने शायद तुम्हें, जहां तक मुझे याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाई थी, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। अब बात आती है, आगे आती है कि NaCl इन, नेक्स्ट लिखो, अगर मैं NaCl ले लू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो क्या होगा, Na+Cl- है ना। अब पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल क्या ले, हम एसीटोन ले लेते हैं। देखो अब पोलैरिटी तो यहाँ पे भी एक कैसे है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, बोलो बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होता है, जो ये पार्शियल नेगेटिव है ये तो Na+ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बढ़िया तरीके से, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या कहते हो ये देखो, देखो जबकि Cl- को कौन करना चाहिए, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ये है ये चीज, तो ये छुपा हुआ है, ये देखो ये चीज, देखो ऐसे समझो, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे समझो सारे बच्चे, देखो समझ रहे हो ऐसे, ठीक है, ये देखो, अरे हाँ के ना, Yes, इधर ma'am. मेरी Yes, तरफ देखो ma'am. ना, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये देखो ऐसा कुछ है, मतलब ये डबल बॉन्ड O है, मेरा पिक वाला पेन, और ये ऐसे करके है, देखो तो ये डबल बॉन्ड O है, ये तो सरफेस पे है, वो तो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन जो ये नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, छुपा हुआ है। यस और नो, यस और नो, तो अगर ये Yes, ma'am. छुपा हुआ है तो Cl- को ये आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब अच्छी जब बुक्स हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, तो वहां पे क्या लिखा होता है, ये इजिली एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल मतलब समझ गए, आसानी से ये इसको इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये छुपा हुआ है। इसको हम सिंपल भाषा में बोल देंगे हिडन, हिडन, ठीक है। तो यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेहतर तरीके से किसको सोलवेट कर पा रहा है, सिर्फ कैटायन को, एनायन को सोलवेट नहीं कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। Yes. Yes, ma'am. तो फिर से बोल रही Yes, हूँ ma'am. कि पोलर एप्रोटिक solvent solvate only cation,
ठीक है, ये छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ है तो ये बेचारा इसको ढूंढ नहीं पा रहा है अच्छे से, राइट। ऐसे करके इसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सो यस, ये सरफेस पे था तो इसने मजे से इंटरेक्ट कर लिया, ये बेचारा छुपा हुआ था तो इतनी आसानी से इंटरेक्शन इसमें नहीं होगी, होगी भी तो बहुत ही वीक होगी। यहाँ तक Yes, ma'am. ठीक। अब सॉल्वेशन के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। चलो इसको पढ़ाती हूँ, और ये सारा जितना भी मैंने अब तक पढ़ा दिया आगे पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगा, अक्टूबर में, नवंबर में, है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो ठीक है। ऑल राइट, सो बेसिकली मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं और बेसिसिटी है क्या, देखो इसको आप न्यूक्लियोफाइल और बेस ऐसे भी देख सकते हो। बेस की बेसिसिटी होगी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। देखो बात क्या आती है, अब दो चीजें होती है, कब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बेस भी वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देने के लिए, और न्यूक्लियोफाइल भी वही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप लगे हुए हैं, मान लो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, लेट से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जब न्यूक्लियोफाइल की बारी आती है, तो न्यूक्लियोफाइल देखो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए बंदा, बोलो यस और नो। Yes, इसको ma'am. इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या है, इधर देखो ना, कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस, तो यहाँ पे तो आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। क्या ये चीज समझ में आई? द टेंडेंसी, क्या बोला मैंने, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू, ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आया तो बोलो। The tendency to give electron pair to electron deficient carbon atom is defined as a nucleophilicity। यानी कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल को प्यार है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से। क्या बोल रही हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल को प्यार है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर का कोई अस्तित्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से प्यार है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। अब बात आती है बेस की, तो बेस क्या करेगा, बेस के पास भी है मैम इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, लेकिन बेस को कार्बन से नहीं प्यार है, उसको किससे प्यार है, बेस को हाइड्रोजन से प्यार है। बेस को किससे प्यार है, हाइड्रोजन से प्यार है। तो जब अच्छा बेस होगा तो वो किसको लेगा, H प्लस को चुरा लेगा। तुमने सुना होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन सुनी होगी तुमने, तो Yes. अगर अच्छा बेस है तो वो H प्लस को ले लेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वो कार्बन पे। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, यही तो सिखाऊंगी तुम्हें ऑर्गेनिक में, क्या है, कब कब कौन कौन बेस की तरह बिहेव करता है, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बेस को H प्लस से प्यार, ठीक है। Yes, ma'am. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीजें थोड़ी दिमाग में बैठ जाए, और फिर भी देखो तुम लोगों के लिए भी नया है। देखो मैं उस चीज से जज नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को कि तुमने 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं, बस मैं इस चीज में देख रही हूँ कि आप लोग मेरी कितना सुनते हैं,
ठीक है। सो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, देखो हर कोई, मैं भी अपने टाइम में तुम्हारे जैसी ही थी, ठीक है। तो प्लीज अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको मन में मत लेना, प्लीज मेरे से पूछ लेना, बेशक वो कितना भी बेसिक क्यों ना, क्योंकि हमें बेसिक भी तभी आता है जब हमने कहीं पे वो चीज पढ़ी होगी। अगर हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं कहीं पे, फिर वो चाहे कितना ही बेसिक क्यों ना हो, हमें नहीं पता चले, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू कि हाय तो देखना इतना बेसिक पूछ रहा, नहीं, नेवर एवर। तो प्लीज आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आता है मेरा पढ़ाते वक्त तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। अगर क्लास में हेजिटेशन होती है, मेरे को क्लास के बाद रुक जाओ या मैसेज कर दो, जो करना करना, लेकिन प्लीज डाउट मत लेना, क्योंकि ये हमारे जो अब जो बचे हैं 1.5 महीना, वो हमारे बहुत क्रूशियल है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक रह गई है और वो ही सबसे ज्यादा थोड़ी सी ट्रिकी होती है समझाने के लिए। एज अ टीचर भी बहुत चैलेंजिंग होता है ऑर्गेनिक को बच्चों को समझाना, ठीक है। सो प्लीज इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से चलिए। तो न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यारा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से, और बेस को किससे प्यारा है? H+ से। तो ये तुम्हें जहन में रखना है। चलिए अब यहाँ पे सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। चलिए लिखिए। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव आयंस, या यू कैन से जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता है या बेसिक करेक्टर वो ज्यादा होता है। मतलब क्या बोला मैंने? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक देन देयर न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब जैसे मेरे पास मान लो NH2 नेगेटिव है और NH3, अब दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हाउ विल वी डिसाइड कि कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होगा? तो आप लोगों को एक चीज जरूर ध्यान रखना है, नोट करके लिखो। यहाँ पे है क्या जगह? चलो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, नोट करके लिखो। ऑर्गेनिक में जहां पर ये ऐसे में नोट बहुत बनवाऊंगी, तो उसको तो मर्जी है, बॉक्स में बंद करके लिख रहा है नोट में। ऑर्गेनिक में जहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सबसे पहले वो स्पीसीज चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, या खत्म करेगा, ठीक है। तो अब करेगा, तो अब चार्ज किस पे? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इस पे तो है ही नहीं। तो अगर चार्ज खत्म करने का मौका मिलेगा तो भाई ये तो फटाफट जाएगा ना, इवन इससे भी ज्यादा पहले। तो NH2 नेगेटिव का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो किससे ज्यादा होती है? NH3 से होती है, ठीक है क्या बात? ऐसे ही Yes. SH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2S से ज्यादा होती है। ऐसे ही OH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वोटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? OH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वोटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है इफ आई कंपेयर दिस विद OH नेगेटिव। ये बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पहले आप ये नोट लिख लेना फिर, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँ। देखो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है बिकॉज द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, पोलराइजेबिलिटी इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिख लो, इसको हटाओ इस लाइन। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डाउन द ग्रुप
बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। देखो वैसे तो डाउन द ग्रुप सोलवेंट पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या उधर होगा, बट अगर मान लो तुम्हें कुछ मेंशन नहीं कर रखा पेपर में तो तुम सिंपल बोलोगे डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। मान लो मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट, एक ही उसके ग्रुप के बंदे। तो मैं बोल रही हूँ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इसमें ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जो बेसिकली जल्दी अटैक कर दे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे या यूके से इलेक्ट्रोनेफिशिएंट कार्बन पे, है ना। अब मैं क्यों इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बोल रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें याद हो फजान्स रूल पढ़ा था अपन ने। फजान्स रूल में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा अनायन का वैसे वैसे क्या होगा, वो ज्यादा पोलराइजेबल होगा। मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका जल्दी से डिस्टोर्ट हो जाएगा और वो मिक्सिंग हो जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसा कुछ तुम लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो बेसिकली ऐसे भी तुम समझ सकते हो आयोडीन साइज में बड़ा है, राइट, ठीक है, आयोडीन साइज में बड़ा है। तो जो आयोडीन का लेट से आयोडीन का न्यूक्लियस है और ये क्या है जो मैं बना रही हूँ, ये उसका आउटर मोस्ट वो है शेल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, मैम कम होगी, साइज बड़ा है। तो अगर कम होगी तो मतलब क्या होगा भाई, वो तो दौड़ दौड़ के जाएगा ना। अगर मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज उसको बुलाती है भाई आजा, ये तो दौड़ दौड़ के जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इतना। अगर नहीं है पकड़ वो तो जल्दी डिस्टोर्ट हो जाएगी। डिस्टोर्ट मतलब समझते हो, डिस्टोर्शन हो जाना, बिगड़ जाना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपैंड हो जाना, राइट। तो वो तो भागते जाएगा, अगर भागते जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो I नेगेटिव की ज्यादा हो जाएगी ना, और सबसे कम किसकी होगी, F नेगेटिव की। लेकिन अगर मैं बेसिसिटी की बात करूंगी तो बेसिसिटी में ऐसा नहीं होता है। बेसिसिटी इस पे डिपेंड नहीं करती, बेसिसिटी डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब अब तुम देखो फ्लोरीन छोटू है, ठीक है, और आयोडीन बहुत बड़ा है। आयोडीन बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जगह जगह फैली हुई है। फ्लोरीन छोटू सा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके छोटे से एरिया में क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो कौन बेटर तरीके से कौन दे पाएगा, फ्लोरीन या थोड़ी ही रही क्लास। नवजोत क्या हुआ, सॉरी मैम। तो कौन बेटर बेस होगा, F नेगेटिव या I नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब बेसिसिटी को किससे लेना देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेना देना है, यस और नो, यस ठीक है। उसको मैं एक बार नोट को हटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए टेंशन मत लो। टेंशन तो पहली बात है हमें लेनी ही क्यों है, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं। बस दिन के 25-30 मिनट दे देना ऑर्गेनिक को, तो कभी दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। अब क्या दूसरे बैच वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो मजे से कर रहे हैं ऑर्गेनिक, उनका अल्कोहल फिनॉल आधा हो चुका है। सो बस वही बात है कि करने पे ही अपन सारी चीजें निर्भर करती है। बस मेरे को पढ़ाना अच्छे से है, तुम्हें पढ़ना अच्छे से, बस मेरी साइड से भी सॉर्टेड, तुम्हारी साइड से भी। अगर मान लो मैं सिलेनियम ले लेती हूँ, SH नेगेटिव ले लेती हूँ और OH नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन के फैमिली के बंदे हैं ना, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा, राइट। अगर मैं मान लो ट्राई इथाइल फोस्फोरस ले लू एक, और एक ले लेती हूँ मैं ट्राई इथाइल नाइट्रोजन ले लेती हूँ, तो कौन होगा, एक ही फैमिली के एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। इसको लिख लो फिर मैं आगे करवाती हूँ। हो गया, चलिए। यस अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। मतलब पीरियड वाइज जब तुम चलोगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं CH3 नेगेटिव ले लेती हूँ, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, मैंने 14, 15, 16, 17 ग्रुप के मेंबर्स लिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक काम करो बेसिसिटी हटा दो, वैसे लिख सकते हो, गलत नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं, यहाँ पे लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, क्योंकि उसकी बात कर रही हूँ ना मैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है, बेसिसिटी का, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स टू बेसिसिटी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। मतलब कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो फ्लोरीन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा, अपने पास रखेगा, तो ये तो देगा नहीं, आसानी से नहीं देगा। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल और बेटर बेस कौन हो जाएगा बेटा, CH3 नेगेटिव। ये सुन लो। Yes, ma'am. और जैसे मेरे पास अमोनिया है, इधर देखो, एक मेरे पास अमोनिया और वाटर है, देखो लेफ्ट टू राइट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है, तो बेटर डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन बेटर डोनर। तो यानी कि ये बातें बहुत काम आएगी तुम्हें, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो डिपेंड करता है कि हाउ विल यू कंपेयर। जैसे इस वाले केस में तुम डाउन द ग्रुप देख रहे थे, अब तुम लेफ्ट टू राइट देख लो। जब तुम डाउन द ग्रुप देखोगे तो साइज को देखोगे, जिसका साइज बड़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा, राइट। जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ऐसे करके आपको रिवाइज करना है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पकड़ के रखेगा, भाई मैं तो ना दूंगा, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, तो नहीं देगा तो फिर नहीं है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेस, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें समझनी है। फिर उसके बाद ये लाइन हटा दो, मैं भी ये पढ़वा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। आगे लिखो, स्टीरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे बल की बेस, मैं बात करूंगी बल की बेस की, बट अभी नहीं। स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। क्या हुआ, स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब समझते हो, भीड़, क्राउडिंग, रिएक्टेंट पे बड़ी भयंकर भीड़ हो जाना, जैसे जैसे CH3O नेगेटिव, देखो अब तीनों में क्या है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है, राइट। मतलब तीनों में न्यूक्लियोफाइल हमें देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी। तुम देखो जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा कार्बन पे तो ये तो बहुत भीड़ लेके जा रहा है, वो तो पूरा भीड़ लेके जा रहा है ना, तो भीड़ लेके जा रहा है तो क्या होगी, आपस में रिपल्शन होगी। Yes, ma'am. ये पूरा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कार्बन है, पूरा भरा हुआ, तो भाई आएगा धक्का खा के वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जैसे जैसे स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, हिंड्रेंस, हिंडर का मतलब रोकना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, अगर मैं इसको ए नाम देती हूँ, बी, सी, तो ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी। लेकिन अगर मैं बेसिसिटी की बात करती हूँ तो बेसिसिटी को लेना देना नहीं है, बेसिसिटी को लेना देना नहीं है, ये मैं लिखवा भी दूंगी पॉइंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेना देना है स्टीरिक हिंड्रेंस से, लेकिन बेसिसिटी को लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से। उसको लेना देना है कि भाई जिसको देना है उसके पास खूब पैसा होना चाहिए। तो अगर तुम लोगों ने GOC पढ़ी है, आए हो, पढ़ के आए हो, तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो भाई सब क्या कह रहे हैं, तो जा तेरे को मैंने और भर दिया है, जाके जाके H+ को चुरा ले। तो बेसिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर होगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ऑर्डर होगा ABC, ठीक है। अभी धीरे धीरे ये चीजें दोबारा भी आएंगी, आज तो तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है।
क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं याद आ रही है कि मैम ने क्या बताया था, तो तुम वो पॉइंट्स लिख लोगे एंड मेरे साथ वो डिस्कस करो। सुखजीत है क्या क्लास में? जश्नप्रीत? Yes, ma'am. कृपा तो नहीं है क्लास में? Yes, ma'am. सो रही है कृपा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, स्टीरिक इफेक्ट क्या पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे? स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, चलो आओ। पहला तो यही लिख लो दोबारा कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ये सब चीजें दोबारा भी आएंगी, तो डोंट वरी। स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। दूसरा, बेसिसिटी हैज नथिंग टू डू विथ स्टीरिक हिंड्रेंस। बेसिसिटी का लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से। ठीक है। और एक पॉइंट लिखो, स्टीरिक हिंड्रेंस तुम्हारे स्कूल में तो हो रहा है ना, ये चैप्टर हो गया? चल रहा है मैम। अच्छा, बड़ी पीछे चल रहे हैं मैं स्कूल में, मुझे लगा मैं ही सबसे पीछे चल रही हूँ। स्टीरिक हिंड्रेंस डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल एटम। मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस को ऐसे नहीं बोलोगे तुम, ऐसे भी बोल सकते हैं मैम आयोडीन भी तो साइज में इतना बड़ा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो क्या होनी चाहिए फिर? ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, सिंगल एटम में नहीं देखी जाती स्टीरिक हिंड्रेंस, ग्रुप में देखी जाती। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट है ना अपना ये। हाँ, लिखो, इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ 2 or more species are same। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 और मोर स्पीसीज का सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का भी ऑर्डर होगा, पैरेलल टू बेसिसिटी। कैसे? आइए ध्यान से देखो। मान लो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास है मोटर। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा? बेसिसिटी का होगा। ठीक है, चलिए आइए, एक लेफ्ट टू राइट भी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम था। देखो भाई, अब इसमें हम कैसे देखेंगे? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो डी वाला तो सबसे पीछे ही आएगा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बिकॉज ये न्यूट्रल है। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसमें से कैसे डिसाइड करें? देखो, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? सारे मेरे को कंफर्म करो, प्रतीक, रविंदर, सारे कंफर्म करो। नवजोत, दिव्या, सुखजीत, सौम्या, आकाश, हरमीत, अंशिका, हरलीन, यहाँ पे कौन बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल? मतलब कौन जाके अटैक करेगा? ये मत दो, मुझे बताओ। ऑक्सीजन। हाँ बोलो ना, देखो सारे ऑक्सीजन में। तो अब ऑक्सीजन जाएगा। अगर मैं मान लो ऑक्सीजन को कहीं मैं बिजी कर दूं तो वो जा पाएगा आसानी से? नहीं मैम, No, ma'am. नहीं मैम, No, ma'am. नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं जा पाएगा तो देखो ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बी और ए में रेजोनेंस में नहीं जा रहा, मतलब इसमें नहीं जा रहा। यस और नो? तो यानी कि सी की डी से कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे
H लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, CH3 क्या है, प्लस का इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप है तो इस पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ा रहा है वो, तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ये जल्दी भाग के जाएगा, कहेगा भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रोडेंसिटी है, मैं तो भागूंगा। और अगर भागेगा तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। समझे? तो यानी कि Yes, ma'am. क्या मैं एक लाइन ये बोल सकती हूँ कि अगर रेजोनेंस मेरी हो जाएगी, अगर मेरी रेजोनेंस होती है तो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ये सब चीजें दोबारा आएंगी, बस तुम्हें रिवाइज करना है। क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी? कैन आई से दिस? हो रहा है ना, ये देखो ना, रेजोनेंस है इसमें तो इनसे कम न्यूक्लियोफिलिक है। वोटर तो इसलिए सबसे पीछे है बिकॉज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होती है, इससे न्यूट्रल स्पीसीज से। तो Neutral. रेजोनेंस बढ़ेगी तो भाई साहब वहां पे बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो ये बात थी कुछ पॉइंट्स की। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सोलवेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो क्या करता है, सोलवेट करता है बोथ केटायन और एनायन को। और ध्यान रखना, सोलवेंट का इफेक्ट हम बेसिसिटी पे नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे देखेंगे, और वो भी डाउन द ग्रुप, राइट? तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होगा? यहाँ पे देखो साइज सबसे ज्यादा छोटा इसका है और सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा घेरेंगे, जिनका साइज बड़ा है उनको घेरेंगे। मैम जिसका छोटा हो. छोटा सा याद करो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला था, जो छोटू होगा पानी लेके मोटू हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, बताई थी मैंने ये लाइन, आयनिक मोबिलिटी। तो यहाँ पे भी यही है, साइज छोटा पानी पी के मोटू हो जाएगा, मतलब हाइड्रेटेड रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। यस और नो? आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन की स्पीड, यस और नो? फिर से बोल रही हूँ, साइज छोटू पानी लेके मोटू तो मूव नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें क्या है, साइज ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई कम, मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे उससे ज्यादा साइज नहीं होगा इसका, तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। यस और नो? तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ऑर्डर देखती हूँ किसका बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो किसका ज्यादा आएगा, बता सकते हो सारे बच्चे मेरे को? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट में तो किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा बेटर? कौन बेटा? मैम फ्लोरीन. बेटा फ्लोरीन तो जा ही नहीं पा रहा, उसकी तो स्पीड ही कम हो गई। आयोडीन. आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और सबसे कम क्लोराइड। यार ऐसे तो नहीं बैठे ना, माथे पे पट्टी बांध के तो नहीं बैठ गए ना तुम लोग एकदम से? आज तो पहली क्लास है यार ऑर्गेनिक की। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया कि वाई आयोडाइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा था? Cation only. वेरी गुड, सोलवेट ओनली केटायन। हर चीज का रीजन दूंगी मैं ऑर्गेनिक में तुम्हें, बस तुम समझो। तो F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव। अब बताओ, ये तो अनायन को सोलवेट कर ही नहीं रहा ना, तो हमें देखना ही नहीं है कुछ फिर। तो क्या होगा इसका, देखो साइज छोटा है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब तो बात ही नहीं हो रही ना, उसको तो घेर ही नहीं रहा है,
है ना। तो जिसका साइज छोटा स्पीड ज्यादा, है ना, एकदम छोटू सा दौड़ दौड़ के जाएगा। और ये क्या है, साइज ज्यादा और आयनिक मोबिलिटी कम। कम। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, एफ नेगेटिव की। ठीक है, देखो। यस तो मैम। अगर वो तुम्हें सॉल्वेंट का दे दे कि कौन से सॉल्वेंट में होगी तो तुम कर देना। अगर वो सॉल्वेंट नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। सो अब मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, जितना मैंने आज पढ़ाया रिवाइज करो, बाकी मैं कल की एक्स्ट्रा क्लास में या फिर मंडे को कराऊँ। मैम प्लीज एक बार लास्ट वाला पेज निकालो। यस। नोट। बाकी बच्चों जिन्होंने लिख लिया है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, फटाफट से रिवाइज करो। अभी तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ। 10:01 हुई है, 10:01 हुआ है, 10:03 पे मैं तुम्हारे से लाइक ओरल टेस्ट लूंगी तुम्हारा। फटाफट से करो और किसी बच्चे की बारी आ सकती है। सुहानी पढ़ना स्टार्ट करो। हरमीत पढ़ना स्टार्ट करो। हरमीत तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी मैम। ठीक है, आ रही है, चलो करना स्टार्ट करो। प्रतीक, विवेक, डिम्पल, प्रिंस, जश्नप्रीत, अंशिका, आकाश, सुखजीत, सौम्या, दिव्या, कृपा, नवजोत, सुहानी, रविंदर और अमनदीप। हाँ मनदीप। मैम विनाइलिक हेलाइड में भी मैम डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले के साथ मैम हेलाइड ग्रुप लगा हुआ था। और मैम बेंजाइल में भी बेंजीन रिंग के साथ कार्बन है मैम, जो उसके साथ लगा हुआ है एच ग्रुप। मैम ये दोनों सेम ही है। बेंजाइलिक एलाइलिक में या विनाइलिक में? मैम विनाइलिक में sp2 के साथ लगा हुआ है एच ग्रुप। एंड मैम बेंजाइल में बेंजीन रिंग के साथ वाला जो CH2 है हाँ, उसके साथ। तो वो CH2 क्या है, sp2 है, sp3 है, ये देखो। ओके मैम। बेंजाइलिक और एलाइलिक में क्या डिफरेंस है? बेंजाइलिक मतलब बेंजीन, बेंज वर्ड कहाँ से है, बेंजीन से आया। तो बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ हेलोजन अटैच है, राइट। एलाइलिक में बेंजीन कहाँ है, राइट। हालांकि एलाइलिक में भी sp3 कार्बन से अटैच है, बट नाम शुड बी डिफरेंट ना, बिकॉज बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग है आपके पास, एलाइलिक में सिंपल एलिफेटिक है आपके पास। ओके मैम। ठीक है। सो मुझे सबसे पहले सुहानी आप बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सुहानी, ये देखो। सुहानी आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम। फिर बोलते क्यों नहीं भाई? हाँ, जिसको जाना है वो क्लास से जा सकता है। हाँ, तो मुझे ये बताओ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम बताओ मेरे को।
पोलर ए मैम प्रोटीन, हाँ एसीटोन, क्या मैम एसीटोन, क्या होता है एसीटोन? मैम CH3 और कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ फिर CH3। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ? मैम कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे बोलोगी इसको? अगर अपने किसी टीचर को बताना हो कि एसीटोन, उसको ऐसे बोलोगे CH3 फिर कार्बन, उसके बाद उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, फिर CH3। CH3 CO CH3। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 11th करी नहीं, 10th के बाद डायरेक्ट 12th में आ गए हो। सुखजीत और बताओ कौन से एग्जाम्पल होंगे? मैम एसीटोन और डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है। आकाश, ईथर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक है एप्रोटिक? नवजोत, क्या होते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक? मैम पोलर प्रोटिक में H एटम अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव में, और मैम पोलर प्रोटिक में H एटम अटैच नहीं होते हैं H बॉन्ड में। अटैच नहीं होते एच बॉन्ड से, अटैच नहीं होते इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और दे डू नॉट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यस मैम। फिर ए प्रोटिक। हाँ यस, एप्रोटिक में आएगा। ध्यान दो आकाश। हरमीत, आप मुझे बताओ वाटर कैसा सॉल्वेंट है? मैम पोलर प्रोटिक। ठीक है। मुझे ये बताओ, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? लेफ्ट टू राइट पीरियड में मतलब तुम जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? प्रतीक क्या होगी? है क्या प्रतीक क्लास में? हाँ है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बार बार मैम मैंने बोली। डिक्रीज होगी। क्यों होगी? मैम क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। वेरी गुड। ठीक है। और बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट, उसका क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? मैम वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, गुड। नहीं तो डांट खाते। हाँ जी रविंदर जी। स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी मैम। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मुझे ये बताओ कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा? फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर में मैम आयोडाइड। और ए प्रोटिक में? फ्लोरीन। ठीक। इसी तरीके से मेरे को क्लास के बाद डेली मैं 5-7 मिनट पहले तुमसे सुनूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है? तो अभी तो ये मैंने बहुत बेसिक चीजें करवाई है, इसको पढ़ के आना। और लिविंग ग्रुप में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और अगर एक्स्ट्रा क्लास होती है कल सुबह तो मैं आपको सुबह 10 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है? 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक। ठीक है? और नहीं होगी तो फिर मेरी तरफ से समझ जाना, कोई